झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष दिसुम गुरु शिबू सोरेन की पुत्र वधू जामा से विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा का दामन थामते ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर क्या कारण रहा कि सीता सोरेन को भाजपा में जाना पड़ा। सीता सोरेन ने जैसा कि बताया कि पार्टी और परिवार में उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी और यही वजह है कि उन्हें पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा और मोदी जी के परिवार में शामिल होना पड़ा। लेकिन एक चर्चा और है कि सीता सोरेन का एक पुराना केस भी खुल गया, हो सकता है कि ये भी बड़ी वजह हो सकती है। तो ये तमाम चर्चाएं हैं। आज के इस वीडियो में इसी वजह पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और सूरज ठाकुर मौजूद हैं। सबसे पहले संजय से बात करते हैं क्योंकि ये खबर कि सीता सोरेन जेएमएम छोड़ रही हैं, सबसे पहले आज सुबह फॉलो अप के जरिए ही आप तक पहुंची। फॉलो अप ने ही इस खबर को ब्रेक किया था, संजय ने ही ब्रेक किया था। संजय, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन ये बताइए कि सीता सोरेन जैसे ही ये खबर ब्रेक की हम लोग कि जेएमएम वो छोड़ दी, थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि वो विधायकी से भी इस्तीफा दे दिए, थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि वो बीजेपी में शामिल हो गई। क्या वजह मानते हैं, मूल वजह बताइए। देखिए, मूल वजह जो सीता सोरेन बता रही हैं लोगों को और जो उन्होंने इस्तीफे का जो पत्र भेजा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को, उसमें तो वो जैसा बता रही हैं कि नाराज़गी है परिवार और पार्टी के भीतर, जो तरजीह उनको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसके अलावे भी एक बड़ी वजह है सनी। आप अगर पूरे देश भर में जो राजनीति जिस तरीके से हो रही है और जो व्यवस्था एक तरीके से चल पड़ा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जो हालिया जो फैसला आया नोट फॉर वोट मामले में, जिसमें पहले एक अधिकार था खास करके सांसद और विधायकों को कि विशेषाधिकार के तहत जो है कुछ चीज़ों पे जो है उनको राहत थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक फ़ैसला सुनाया और कहा कि अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो वो विशेषाधिकार के मामले में नहीं आएगा, आपको राहत नहीं मिल सकता है। और इसी के बाद जो है दशकों पुरानी जो एक केस सोरेन फैमिली से और सीता सोरेन से जो जुड़ा हुआ था वो भी खुल गया। और जब ये सामने बातचीत आई तो उस दौरान भी बीजेपी के कई नेताओं ने जो है बाकायदा ट्वीट के जरिए, पोस्ट के जरिए और कई सारी बातें कहीं कि ये जो सोरेन परिवार, जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप, खास करके आपको याद होगा कि संसद के भीतर का जो रिश्वत कांड हो या फिर राज्यसभा में जो निर्दलीय को जिस तरीके से सीता सोरेन ने जो वोट दिया था और उसमें 1.5 करोड़ रुपए घूस लेने की बात कही गई थी, तो इन सारे तरीकों के बिंदुओं पे जो है चर्चा हो रही है कि क्या सिर्फ नाराज़गी ही एक वजह रही कि सीता सोरेन पार्टी छोड़ करके जो है बीजेपी में चली गई हैं। बिल्कुल, सीता सोरेन ने जो पत्र भी लिखा है गुरुजी को, शिबू सोरेन को, उस पत्र में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से उनके खिलाफ ही साजिश हो रही थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले से ही वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते रहीं। पहले पार्टी के अंदर पार्टी के दूसरे नेताओं से ही उनकी ठनी और उसके बाद वो लगातार मीडिया में बयानबाजी भी देती रहीं। उसके बाद अभी हाल में जब हेमंत सोरेन जेल गए, कल्पना सोरेन का नाम आगे आया, तब उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की, मंत्री बनने का दावा पेश किया। तो ये तमाम नाराज़गी की कड़ी थी। लेकिन जिस केस का जिक्र संजय कर रहे हैं और जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से है, क्योंकि देखिए विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाते रहा है कि ईडी, सीबीआई या फिर केस का धमकी देकर जो है विपक्ष के नेताओं को बीजेपी अपने पाले में ले आती है। उस केस के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने सहयोगी सूरज से जानेंगे। सूरज, ये नोट फॉर वोट मामला है, शायद ये केस जो है सीता सोरेन ही की थी, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, करीब 12 साल पुराना मामला है। 2012 में झारखंड में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और उसमें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आर.के. अग्रवाल थे। अब उसमें ये आरोप लगा कि सीता सोरेन ने 1.5 करोड़ रुपए की राशि ली और उसके बदले में उन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया। इसके बाद ये भी उस रिपोर्ट में ये कहा गया, क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही थी जब ये बातें आई, तो उसमें ये कहा गया कि सीता सोरेन के जो पिता हैं ओडिशा में, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की राशि वहाँ पर ली और इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। और हालत ऐसी थी कि सीता सोरेन बहुत दिनों तक सीबीआई की पहुंच से बाहर थीं। आखिर में उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया
और कुर्की जब्ती तक हुई। इसके बाद उन्होंने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। मामला चला, इसके बाद वो हाई कोर्ट गई और उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की। केस खुद की थी और खुद रद्द करने नहीं, केस उन्होंने किया, केस हुआ उनके ऊपर। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी नोट फॉर वोट के मामले में, और वो हाई कोर्ट गई और 17 फरवरी 2014 को हाई कोर्ट ने केस रद्द करने से मना कर दिया और सीबीआई को जांच जारी रखने का निर्देश दिया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने संविधान के 2 अनुच्छेदों का हवाला दिया। ये अनुच्छेद हैं 105(2) और अनुच्छेद 194(2). जो संसद के जो सदस्य हैं उसको संसद के सदन के भीतर में वो जो भाषण देते हैं या जो वोट करते हैं उसको कानूनी कार्रवाई के जद से बाहर रखता है, इसीलिए ताकि जो सदन के सदस्य हैं वो किसी भी तरीके के दबाव या कानूनी कार्रवाई या के डर के बिना अपना काम कर सकें। तो उन्होंने इसके अपने जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने जो तर्क दिया है, उस तर्क की वजह से उनके ससुर शिबू सोरेन, या कह लें कि पूरा सोरेन परिवार ही उस पूरे जांच के जद में आ गया और मामला यहाँ तक हुआ। और वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो मार्च 2024 में आया। इसमें कहा गया कि आपको इस आधार पर छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने किसका हवाला दिया? दरअसल नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी 1991 में, और 1993 में जब मानसून सत्र चल रहा था तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव आया नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ, और उसमें शिबू सोरेन और 4 जो सांसद हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है और मामले की जांच शुरू हुई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दिया कि हमने सदन के भीतर जो भी वोट किया या जो भी भाषण दिया, संविधान के ये जो 2 अनुच्छेद हैं ये हमें विशेषाधिकार देते हैं कि हम इस कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं। और तब जो 5 जजों की बेंच थी उन्होंने 3-2 के बहुमत से हक में फैसला सुनाया शिबू सोरेन को और उनके जो बाकी 4 सांसद हैं, और उस कार्रवाई से छूट दे दी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में सीता सोरेन पहुंची तो वहां 7 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने उस फैसले पर पुनर्विचार किया। उन्होंने कहा कि जो छूट संविधान दे रहा है आपको, वो इसलिए दे रहा है ताकि आप जो विधायी काम है वो बिना किसी दबाव या डर के कर सकें, ना कि आप रिश्वत लेकर वोट करें। तो इस मामले में ना केवल सीता सोरेन की याचिका खारिज हो गई, वो सीबीआई जांच जो वो मुकदमा उनका चल रहा है वो जारी रहने की बात सामने आई गई, बल्कि शिबू सोरेन का जो वो मामला था वो भी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और शिबू सोरेन भी जांच के दायरे में आ गए। तो संजय, क्या ये केस सचमुच में आगे चलकर सीता सोरेन को मुश्किल में डाल सकता था या डाल सकता है? नहीं, डाल सकता था या नहीं डाल सकता है ये तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए इस पे बहुत ही लंबे समय तक इस पे बहस करने के बाद जो है एक फैसला तक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और बाकायदा उसमें जो सूरज बोल रहे हैं कि आप सिर्फ विधायी कार्यों के लिए आपके जो भी आप जो कोर्ट कर रहे हैं संविधान के जो वो 2 अनुच्छेद, वो आपको इसके लिए नहीं है कि आप वोट के बदले नोट ले लें या फिर और दूसरे तरीके से काम करें। तो एक तो ये वजह रही, लेकिन आप चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीता सोरेन के ऊपर, और चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या सीता सोरेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बीजेपी चली गई कि वो नाराज़ थीं, तो नाराज़ तो पिछले कई सालों से थीं। ये कोई नई बात नहीं है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से या फिर हेमंत सोरेन से, हेमंत सरकार जब तक कि हेमंत सोरेन चला रहे थे तब उससे वो नाराज़ हैं या नहीं है। वो लगातार मीडिया में बयान देते रही हैं, हम लोग खुद इंटरव्यू करते रहे हैं, 2 साल पहले भी मैंने इंटरव्यू किया है। वो नाराज़ थी, बाद में उनको कैसे मनाया गया, क्या क्या चीज़ें झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया गया, वो तो पार्टी और उनके बीच की बात है। लेकिन एक चीज़ जिस पे आज चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी लोग लिख रहे हैं, और जिस खबर पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं उस खबर की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से गोड्डा के जो सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं गोड्डा से बीजेपी के, वो जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, इन्हीं का 1 महीना पहले का अगर आप बयान देख लेंगे तो वो किस तरीके से इसी मामले पे जिस केस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं चर्चा की सदस्यता जाएगी, तो इस तरीके की बातचीत तो है। अब ये सवाल, और इस सवाल पे चर्चा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नई बात है कि बीजेपी में वो लोग जो डरे हुए हैं, खास करके जिन पे मामला है, वो लोग जा रहे हैं? क्या सीता सोरेन पहली ऐसी शख्सियत हैं जो बीजेपी गई हैं? नहीं,
ये चर्चा इसलिए भी हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश भर में जो रिकॉर्ड्स है नेताओं का आने जाने का, और ख़ास करके चूँकि बीजेपी वजह रही है। और जो वजह रही है, चूँकि बीजेपी आज के डेट में इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पावरफुल पार्टी है, उसकी पूरे देश भर में सत्ता है, सारी संस्थाएं उनके पास हैं। तो कई सारे नेता ऑलरेडी गए हैं, चाहे वो ईडी का जिन पे केस चल रहा हो, आईटी का रेड हो, सीबीआई का केस हो, तो वो सारे लोग जिनको डर है कि उनके साथ जो है कुछ भी हो सकता है, वो सारे लोग जा रहे हैं। तो सीता सोरेन भी गई हैं, तो इनको इस सवाल से अलग नहीं देखा जा सकता है। एक तो वजह तो ये है ही, दूसरा ये भी नहीं माना जा सकता है कि सिर्फ डर की वजह से गई हैं। डर के साथ साथ उनका अपना महत्वाकांक्षा था, और सारे नेता जो भी भट्टाचार्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि महत्वाकांक्षा के वजह से वो चली गई, जबकि हेमंत सोरेन झुके नहीं और इसकी वजह से वो जेल भी चले गए। नहीं, ठीक है, सुप्रियो भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, महासचिव हैं, जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके से बात करेंगे ही, और उनको सोरेन भी चाहिए। लेकिन सीता सोरेन जो महासचिव थीं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक थीं, अब तो विधायकी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो उनके भीतर जो महत्वाकांक्षा थी उसके लिए वो लगातार इंतजार भी कर रहे थे। वो शिबू सोरेन के बड़े बेटे जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी थी, और शिबू सोरेन का जो राजनीतिक जो ये है, जो पकड़ है पूरे झारखंड में, उनका जो ज़मीन है, राजनीतिक ज़मीन है, उस पे सीता सोरेन को ये उम्मीद थी कि उनको जो है जगह मिलेगा वरीयता के अनुसार, चूँकि वो घर में सबसे बड़ी हैं। लेकिन चूँकि एक आम तौर पे ठीक है कि ट्राइबल समाज में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, कई सारी स्टोरीज आप और हम करते रहें या दिखाते रहें लोग कि ट्राइबल्स घरों के बाहर जो है महिलाओं का नेम प्लेट रहता है, लेकिन एक आम तौर पे अगर आप पूरे देश भर में देखें तो ये पुरुष प्रधान समाज है और उसी तरीके से सोचता है। बाकी कुछ भी हम और आप बात करते रहें, तो एक चीज़ तो रहा कि इनको ये लग रहा था कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बाद जो है इनका नंबर आ रहा था और ये पॉलिटिकली इनको प्रमोट किया जाना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन आए और हेमंत सोरेन ने बाकायदा शिबू सोरेन के उस डिसीजन को जो है सही भी साबित किया, और हेमंत सोरेन ने लीड किया और पार्टी को आज 18 सीटों वाली पार्टी को जो है 30 सीट तक ले गए सरकार में, और बहुत मजबूती से उनकी सरकार चल भी रही है। भले ही वो जेल के अंदर हैं अभी, लेकिन उनके ही का जिक्र किया कि वो झुके नहीं। हाँ, नहीं तो ये चूँकि सुप्रियो भट्टाचार्य जब बोल रहे थे, चूँकि मैं उनका इंटरव्यू देखा हूँ, तो उसमें वो बाकायदा यही बोल रहे थे, उनके कहने का ये लबोलुआब था कि हेमंत सोरेन भी बच सकते थे, जेल नहीं जा सकते थे। वो चूँकि बीजेपी में नहीं गए इसलिए वो जेल में हैं, और जिनको जेल नहीं जाना है वो बीजेपी चली गई। तो वो एक तरीके से इशारा कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो महत्वाकांक्षी थी भी तो क्या उनकी गलती थी? गलती नहीं थी, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अब चूंकि सीता सोरेन के आने के बाद सबका ध्यान जो है वो संथाल के पॉलिटिक्स पर भी केंद्रित हो गया है। चर्चा ये भी होने लगी कि हो सकता है कि बीजेपी ने जिस तरह से सुनील सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहाँ से अपना उम्मीदवार बदले, सीता सोरेन या उनकी बेटी को वहाँ खड़ा कर दे। चूँकि पहले से जो नाम चर्चा में है, चूँकि ऑफिशियली घोषणा अभी तक हुआ नहीं है कि हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो अब क्या आमने सामने होंगे नहीं होंगे। इस बीच गोड्डा से जो बीजेपी के सांसद हैं उनका एक बड़ा बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं निशिकांत दुबे इस मसले? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस पर पत्रकारों ने सवाल पूछा जो सुबह से चर्चा हो रही थी कि क्या चूंकि अब सीता सोरेन आ गई हैं तो क्या उनको दुमका से प्रत्याशी बनाया जाएगा या क्या राजमहल में वो उतरेंगी चुनावी मैदान में। चूंकि दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, राजमहल में ताला मरांडी हैं, दुमका में सुनील सोरेन है, तो यही सवाल उनसे पूछा गया। तो निशिकांत दुबे ने ये कहा कि उनकी कोई तात्कालिक महत्वाकांक्षा नहीं है। पहले तो ये बात उन्होंने कहा कि सीता सोरेन की कोई तात्कालिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वो अभी कोई अपना निजी हित नहीं चाहती, वो दो चीज़ें चाहती हैं। उन्होंने ये बात कही कि वो अपनी दोनों बेटियां जो राज्यश्री हैं और जयश्री हैं उनका फ्यूचर चाहती हैं, और दूसरा कि जो दुर्गा सोरेन का जिस तरह से निधन हुआ था उसकी सीबीआई जांच चाहती हैं। उनको कहा गया कि क्या सुनील सोरेन के प्रत्याशी बनाए जाने पर पुनर्विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फैसला हो चुका है, वो उम्मीदवार हैं, वही रहेंगे, तो इसमें अभी कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये एक तरह से कहें कि कयासों को उन्होंने बंद करने का प्रयास किया या ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन चर्चा ख़त्म नहीं हुई है।
चर्चा है संजय, ये तो निशिकांत दुबे के इस बयान से, जैसा मैंने सुना नहीं है लेकिन सूरज जो बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि निशिकांत दुबे अक्सर मतलब 30 दिन में 25 दिन तो जरूर सोरेन परिवार के परिवारवाद पे ट्वीट करते हैं और बाकायदा बयान देते हैं, लेकिन ट्वीट करते हैं, लेकिन वो सीता सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है हमेशा। वो तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तरफ सोरेन परिवार के ऊपर परिवारवाद को लेकर के वो हमला करते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं तो बोलते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जब वो बोल रहे थे कि कोई तात्कालिक उनकी कोई इच्छा नहीं है कि कोई ये महत्वाकांक्षा लेकर के नहीं आई हैं, वो एश्योरेंस चाहती हैं कि उनकी दोनों बेटियां को जो है बेटियों का फ्यूचर हो। मतलब एक तरफ से आप परिवारवाद के ऊपर बात करते हैं, हमला करते हैं, और दूसरे तरफ आप सीता सोरेन की आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है आप उनका फ्यूचर सेट हो, उनका फ्यूचर आप सेट करेंगे, उनका फ्यूचर सेफ करेंगे, इसका आप कमिटमेंट भी कर रहे हैं। तो मतलब ये देखिए होता क्या है कि अपने अपने हिसाब से बातचीत होती है, अपने बेनिफिट्स के हिसाब से। बहरहाल कोई भी ये नहीं बोलता है कि वो सांसद का चुनाव लड़ने आई है पार्टी में या फिर आया है। क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? चुनाव लड़ेंगी वो जिस लोकसभा तरीके से, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं वो। और ये हो सकता है कि दुमका से जो आप बोल भी रहे हैं, दुमका की ही चर्चा है और कई जगहों पे पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि सीता सोरेन के लिए जो है किसी कैंडिडेट का खड़ा होकर फिर बोल भी देते हैं। अभी पवन सिंह देखिए जिस तरह से पीछे हुए उनका नाम। हाँ बिल्कुल, सुनील सोरेन खुद बोल देंगे या फिर जहाँ भी पार्टी तय कर देगी। आज के डेट में क्या कोई खास करके बीजेपी में कोई नेता ऐसा है जो दिल्ली से कोई फैसला लिया जाए और यहाँ से वो विरोध कर दे? तो ये मतलब नहीं के बराबर की स्थिति है पूरे देश भर के बीजेपी में। तो इसको एक तरीके से अनुशासन का नाम भी दे दिया जाता है। तो हो सकता है कि कोई अनुशासित कार्यकर्ता है जिसको टिकट मिला हुआ है वो कुछ भी निर्णय ले ले और बाद में सीता सोरेन का नाम आ जाए। तो भी इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये कह करके खारिज कर देना कि उनका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये बहुत ही मतलब आम सी बात है जिसको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज के डेट में जो दर्शक देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, वो मानने के लिए तैयार व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा है और पॉलिटिक्स में आने के बाद तो वो ज़्यादा और बढ़ी जाती है। और यही वजह है कि जेएमएम की तरफ से ये कहा गया कि महत्वाकांक्षा देखते हुए सीता सोरेन ने पाला बदला है। लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तब उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी जेएमएम से गए हैं वो फिर लौट के आए हैं, लौट के नहीं आए हैं तो उनका हश्र क्या हुआ है। उन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन कई नाम हैं। आप देखिए कि हेमलाल मुर्मू गए फिर वापस आ गए, सूरज मंडल छोड़कर गए और आज देखिए बीजेपी में वो हाशिए पर पड़े हैं। कई और ऐसे नेता हैं, कई ऐसे नाम हैं जो जेएमएम छोड़कर गए और उनका बुरा हाल हो गया। मानकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चलता है कि खास करके संथाल परगना में चेहरा मायने नहीं रखता, बल्कि तीर धनुष जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी चिन्ह है वो बहुत मायने रखता है। तो सीता सोरेन के जाने के पीछे जो कुछ भी वजहें रही उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अगर आपके दिमाग में भी कोई वजह है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पड़ सकता है सीता सोरेन के जाने के बाद कितना, और ये जो संथाल का जो मुकाबला है चुनाव में वो कितना रोमांचक हो जाएगा, उस पर भी बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि भले ही सीता सोरेन कितना वो ज़मीन पे असर कर पाएंगी, बीजेपी को बेनिफिट्स दिला पाएंगी, वो तो चुनाव का परिणाम तय करेगा। और सीता सोरेन बेनिफिट्स दिला पा रही हैं, नहीं दिला पा रही हैं, वहाँ सीधे तो मोदी जी को क्रेडिट जाना है। तो सीता सोरेन को अलग से कोई क्रेडिट जाएगा ये कुछ दिखता नहीं है। लेकिन हारने पर तो जाएगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन सीता सोरेन कैसे स्वभाव में क्या बोलती हैं, कितना हमलावर रुख अपनाती हैं, वो सब देखना होगा। और जिस तरीके से वो हेमंत सोरेन सरकार जब तक चल रही थी, हेमंत जी लीड कर रहे थे, उस दौरान तक जो है सीता सोरेन बाकायदा बोलते रही हैं सरकार के ऊपर। तो अब जबकि वो बीजेपी के पीछ से खेलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जो बोलेंगी सोरेन परिवार के ऊपर तो मीडिया में हेडलाइंस तो ज़रूर बनेगा। तो एक जो चीज़ थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा था खास करके ट्राइबल फेस को लेकर के, अगर बाबूलाल मरांडी जी को छोड़ दिया जाए,
वो बड़े नेता हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके बावजूद जो है अगर आप दूसरे ऐसे चेहरे खास करके अगर आप ढूंढना चाहें सनी, तो वो आपको ना के बराबर मिलेंगे जो सोरेन फैमिली पे खुलकर बोले और वो मीडिया में वो हेडलाइंस बने और ये सब चीज़ें हों। तो वो आपको इस पूरे लोकसभा के चुनाव तक जो है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जब तक वो बीजेपी में रहती हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य का ऐसा दावा है कि भाई जेएमएम से जो दूसरे दल में जा रहे हैं वो लौट करके आ जाते हैं। उनको हो सकता है कि उनको अभी ये उम्मीद हो कि बाद में उनको मैंने सुप्रियो भट्टाचार्य से ये सवाल भी किया, आप फॉलो पर जाकर वो इंटरव्यू देख सकते हैं कि आप जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए और उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से न्याय मार्च निकाला जा रहा है, कल्पना सोरेन को जिस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कल्पना सोरेन मंच पर जाकर जिस तरह से गिरिडीह में उन्होंने रोते हुए कहा कि वो नहीं चाहती थी कि वो आंसू बहाए। मैंने उनसे यही पूछा कि एक तरफ कल्पना सोरेन आंसू बहाते हुए जब वोट मांगेंगी तो दूसरे तरफ तो फिर सीता सोरेन भी आंसू बहाते हुए वोट मांगेंगी और कहेंगे कि किस तरह से परिवार और पार्टी ने उन्हें छला है। तो इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जेएमएम जो है वो, आप हेमंत सोरेन का भाषण अगर याद होगा कि जो लास्ट भाषण उन्होंने दिया था विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि आंसू वो रोक के रखे हैं, वो आंसू बहाने नहीं देंगे। लेकिन सूरज हमारे सहयोगी हैं जो खुद संथाल परगना से आते हैं। सूरज, आप बताइए कि सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल हो जाने का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होने जा रहा है इससे? देखिए, दो बातें हैं कि एक तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि वहाँ पर लोग कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखते, वो तीर धनुष देखते हैं। दूसरी बात कि वो जेएमएम मतलब गुरुजी जानते हैं, दिसोम गुरु का नाम जानते हैं। पूरे देश की स्थिति है आज जब वो जब बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता को जब संबोधित किया सीता सोरेन, तो वो बार बार गुरुजी का नाम ले रही थी और उन्होंने ये कहा कि मेरे गुरुजी और मेरे पति ने खून पसीना एक किया, अलग झारखंड की लड़ाई लड़ी, उनकी मेहनत का फल है कि अलग झारखंड बना, लेकिन झारखंड का सपना पूरा नहीं हुआ। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मेरे हक और अधिकार को लेकर ये किया। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन है जो संताल का साहिबगंज जिला है, वहाँ पर बरहेट को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वहाँ किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, वहाँ का कैंडिडेट तीर धनुष का छाप देखता है और उसको वोट करता है। हेमलाल मुर्मू जब बीजेपी में आए, वहाँ से उम्मीदवार बने, तो लोग वोट देकर आते थे और उनको बोलते थे कि हम आप ही को दिए। तो जब उनसे पूछते थे वो आदमी से, हेमलाल मुर्मू, तो बोलते थे हाँ आपको दिए, हम तीर धनुष में दिए हैं। तो मतलब वो बदल नहीं पाता है। निश्चित तौर पर वहाँ पर वो सिंबल जो है, और शिबू सोरेन के प्रति एक तरह से कहते हैं कि जब आपका विश्वास आस्था के स्तर तक पहुँच जाता है, तो संताल परगना में ये स्थिति है। गुरुजी को भगवान के तरह ही मान चुके। जी, वही जो जब उनको दिसोम गुरु कहते हैं लोग। दो तरीके का जो आस्थावान लोग हैं वो आमने सामने होंगे इस चुनाव में। एक जो मोदी जी के प्रति जिनकी आस्था है, उनके लिए कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता है। भले ही आप देख रहे होंगे कि पलामू हो, रांची हो या फिर चतरा हो, इन तमाम जैसे जगहों पे जो है विरोध हो रहा है कैंडिडेट्स का, लेकिन बावजूद इसके वो लोग जो कैंडिडेट हैं वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरीके का दावा है मोदी जी का कि हो सकता है कि वो जीत करके भी आ जाएं, क्योंकि पहले का भी इस तरीके का रिकॉर्ड रहा है। तो ना केवल ये गुरु जी के प्रति उनके जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, ना केवल उनके लिए है, बल्कि जो मोदी जी को चाहने वाले, मतलब जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, अब तो बीजेपी के समर्थक से ज़्यादा मोदी जी के जो समर्थक हैं, ये उसी तरीके से है कि जेएमएम से ज़्यादा जो है गुरु जी के जो समर्थक हैं। तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो ज़्यादा मजबूत होंगे वो लोग जीतेंगे। और संथाल में अब तक की जो स्थिति रही है वो माना जाता है कि गुरु जी का गढ़ है। हालांकि ये भी सही है कि आप देखे होंगे कि बीते लोकसभा चुनाव में जो है 14 में से 12 सीट, 11 बीजेपी और एक आजसू, 12 सीट जो है एनडीए के खाते में गया। और ये पूरे झारखंड गठन के बाद से जो है अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम समय पे जो है, अगर 2004 की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो एनडीए हमेशा से जो है ज़्यादा सीटें, यहाँ पे मैक्सिमम सीटें जीतती रही है। अब जबकि सीता सोरेन गई हैं और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 14 में से 14 सीट जीतेंगे। आप देखिए कि 14 में से 14 सीट जीतने के लिए जो 12 सीटें जो ऑलरेडी एनडीए के पास थी, उसमें 13वां जो सीट है चाईबासा का, उसका जो सांसद हैं अभी सिटिंग,
उनको बीजेपी में लाया गया, गीता कोड़ा को, और उनको बाकायदा कैंडिडेट भी बना दिया गया है। तो 13 सीट हो गया आज के डेट में, अगर सिटिंग सीट अगर देखा जाए तो सांसद के तौर पे। और एक 14वां जो सीट है राजमहल का, जहां से अभी जो चुनाव जीत करके गए हैं जेएमएम के विजय हांसदा, तो उस सीट पे लड़ाई है। वहाँ ताला मरांडी को कैंडिडेट बनाया गया है। उसमें जेएमएम के जो एक बागी हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो चुनाव कई तरीके से जो है बीजेपी यहाँ पे लड़ रही है। बिल्कुल कुल मिलाकर आप देखिए तो खास करके जो एसटी रिजर्व सीट है उस सीट पर बीजेपी का खास ध्यान है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे उनका खुद का भी है उसमें ये बताया गया है कि उस सीट पर उनको नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान की भरपाई करने की ही कोशिश है, और यही वजह है कि पहले गीता कोड़ा को लाया गया, उसके बाद अभी सीता सोरेन को लाया जा रहा है, उसके बाद हो सकता है कि लोबिन हेम्ब्रम भी आ जाए। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन जो कुछ भी चर्चाएं हो रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि सीता जी अयोध्या आ गई हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जयश्री जो सीता सोरेन की बेटी हैं, जयश्री अब जय श्री राम का नारा दुमका में लगाएंगी। तो अब कौन क्या कुछ करता है और क्या कुछ होता है, अब तो ये चुनाव की प्रक्रियाएं जब शुरू होगी तभी साफ हो पाएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in